नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवाए गए थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि दिन दिन जो क्वेश्चंस है वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपके एम्स नॉर्थ सेट की एग्जाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं है, मात्र 8 दिन और बचे हैं। और आज हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हो सकता है कल 25 से 30 क्वेश्चन मिल जाए, तो यानी कि क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आपका एग्जाम आ रहा है वैसे वैसे आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद जरूर कर लेना। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए गए उन सभी के सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पहला सवाल जो आपको दिया गया था आज के सेशन में, ए 3 year old child is hospitalized with burn covering her trunks and lower extremities. Which of the following would the nurse use to assess adequacy of fluid resuscitation in the burned child? देखिए यहाँ पे कहानी क्या है। एक 3 साल का बच्चा है जो कि जला हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। जो जला है वो कौन सा पार्ट जला है? तो ट्रंक वाला पार्ट एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, दोनों जगह से जो है बच्चा जला हुआ है। अब आपको पूछना ये चाह रहा है कि एज ए नर्स जो है, आप फ्लूइड रिससिटेट इस बच्चे को कर रहे हैं, तो इसकी एडिक्वेसी कितना क्या फ्लूइड जो है बच्चे के अंदर प्रॉपरली फ्लूइड जा रहा है या मतलब प्रॉपरली मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, वो फ्लूइड रिससिटेशन की एडिक्वेसी आप कैसे असेस करेंगे, ये सिंपल सा आपको सवाल पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखिए ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट है सीरम पोटेशियम लेवल, नेक्स्ट है यूरिन आउटपुट, नेक्स्ट है पल्स रेट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट में बिल्कुल सही जवाब लिखा है, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। यूरिन आउटपुट से हम क्या कर सकते हैं, फ्लूइड की एडिक्वेसी को हम असेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारी नर्सेज ने कितने कितने सही जवाब दिए हैं और कितने लोगों ने गलत जवाब दिए हैं। यानी ऑलमोस्ट ने 73% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए चाइल्ड सस्टेन्स ए supracondylar fracture of the femur when assessing a vascular injury. The nurse should be alert for the sign of ischemia which include। देखिए एक बच्चा है जिसको सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर हुआ है, कहाँ पर? फीमर में। उस बच्चे को आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। ये वैस्कुलर इंजरी इसको हो रखी है, तो आप असेस कर रहे हैं इस बच्चे को। अब आपको ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन सा इस्चीमिया का साइन है जो देखने के बाद नर्स जो यहाँ पे इसको असेस कर रही है वो अलर्ट हो जाएगी। ऑप्शन देखिए आपका फर्स्ट है ब्लीडिंग, ब्राइजिंग एंड हेमरेज। नेक्स्ट है इंक्रीज द सीरम लेवल ऑफ क्रिएटिनिन, अल्कलाइन फॉस्फेट एंड एस्पारेट ट्रांसएमिनेज। नेक्स्ट है पेन पेलर pulselessness, paresthesia and paralysis. Next है generalized swelling, pain and diminished functional use with muscle rigidity and crepitus। तो आपने पढ़ा होगा इस्चीमिया के साइन को लेकर, 5P का नाम आपने सुना होगा, तो वहीं आपको यहाँ पे याद करना है और वहीं आपको आंसर में यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे 5P जो आपका है वो आपका ऑप्शन सी, यानी कि पेन पेलर पल्सलेसनेस, पैरास्थेजिया एंड पैरालिसिस। ये जो है साइन अगर इस बच्चे में देखने को मिल रहे हैं तो नर्स को क्या हो जाना है, अलर्ट हो जाना है। चलिए अब देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। ए ऑप्शन के साथ में 11%, बी के साथ में 18%, मतलब 57% लोगों ने सही जवाब दिया है। और जिन्होंने गलत जवाब दिया है वो यहाँ पे करेक्शन जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when administering phenytoin to a child, the nurse should be aware that the toxic effect of phenytoin therapy is। हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार नॉट सेट में ऐसा कैसा छप जाए, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जब एक बच्चे को फेनेटोइन थेरेपी चल रही है, फेनेटोइन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये पूछना चाह रहा है कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप अवेयर हो, आपको पता है कि इस फेनेटोइन थेरेपी की वजह से कौन सा टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। पहला ऑप्शन है स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम, नेक्स्ट है फोलेट डेफिशिएंसी, नेक्स्ट है ल्यूकोपेनिक एप्लास्टिक एनीमिया, नेक्स्ट आपका ग्रेनुलोसाइटोसिस एंड नेफ्रोसिस। देखिए यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम। टॉक्सिक इफेक्ट अगर फेनेटोइन का आपको जब भी पूछा जाए तो आप आंसर में कर देना स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम। फोलेट डेफिशिएंसी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर आपको पूछा जाए ल्यूकोपेनिक एप्लास्टिक एनीमिया, तो ये आप आंसर में कर देना, मतलब कार्बामाजिपाइन जो ड्रग आती है इसका साइड इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं टॉक्सिक इफेक्ट किसका, कार्बामाजिपाइन का। और अगर आपको ग्रेनुलोसाइटोसिस एंड नेफ्रोसिस पूछा जाए और टॉक्सिक इफेक्ट आपको पूछा जाए तो आपको ड्रग करनी है फिर ट्राइमेथाडियोन, याद रखिएगा दोनों चीजें। और साथ में ये क्वेश्चन तो अच्छे से याद कर लेना, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। चलिए अब देखते हैं नर्स जो भी अपनी नर्सेज है कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। बिल्कुल ऑलमोस्ट, यानी कि 53%, 50 से अबव, मतलब ऑलमोस्ट ही आ गई। तो 53% लोगों ने सही जवाब दिया है, बाकी लोगों ने गलत जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
A 6-month-old infant has been admitted to the emergency room with febrile seizures. In the teaching of the parents, the nurse states that देखिए एक 6 महीने का बच्चा है जिसको फेब्राइल सीजर्स आ रहे हैं और उसको इमरजेंसी रूम में एडमिट किया गया है। अब आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं, उस बच्चे के पेरेंट्स को आप टीच करवा रहे हैं, टीचिंग आप दे रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे। देखिए पहला ऑप्शन, सस्टेन्ड टेम्परेचर एलिवेशन और 103 फ़ारेनहाइट is generally related to febrile seizure. Next, febrile seizure do not usually recur. Next, there is a little risk of neurological deficit and mental retardation as sequel to febrile seizure. Next, febrile seizure are associated with disease of the central nervous system. देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये जो फेब्राइल सीजर्स आ रहे हैं इनकी वजह से मतलब थोड़ा सा रिस्क जो है वो हो सकता है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट और मेंटल रिटार्डेशन बच्चे के अंदर डेवलप हो जाए। तो ये जो कंडीशन है ये मतलब आपको बतानी है उसके पेरेंट्स को कि इस फेब्राइल सीजर्स की वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या फिर मेंटल रिटार्डेशन जो है उसके होने के थोड़े से चांसेस है। तो ये आपको पहले ही उसके पेरेंट्स को बता देना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पे तो 50 से भी कम लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया है। ज़्यादातर जो लोग गए हैं वो सी के साथ में ही गए हैं 45%। बाकी जिन्होंने गलत जवाब दिया है वो करेक्शन जरूर कर लेना, याद कर लेना। आ सकता है ये क्वेश्चन एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन असेसिंग ए चाइल्ड विद डायबिटीज इंसिपिडस द नर्स शुड बी अवेयर ऑफ द कार्डिनल साइन। और ये पिछली एग्जाम में एज इट इज पूछा गया था। एक बच्चा है जिसको डायबिटीज इंसिपिडस हुआ है, अब आपको ये पूछना चाह रहा है कि कार्डिनल साइन क्या होगा डायबिटीज इंसिपिडस का। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एनीमिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट पॉलीयूरिन पॉलीडेप्सिया। नेक्स्ट इरिटेबिलिटी रिवील्ड बाई फीडिंग फार्मूला। नेक्स्ट हाइपोथर्मिया एंड एजोटीमिया। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया, क्योंकि ये पिछली बार पूछा गया था इसलिए ऑलमोस्ट लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पे देखिए 85% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए चाइल्ड इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम विथ हर मदर। हर मदर स्टेट्स दैट शी हैज बीन एक्सपोज्ड टू चिकन पॉक्स ड्यूरिंग द असेसमेंट, द नर्स वुड नोट द करेक्टरिस्टिक रेस। देखिए एक बच्चा जो है इमरजेंसी रूम में एडमिट हुआ है और उसकी माँ जो है वो आपको बता रही है कि बच्चे को जो है चिकन पॉक्स का एपिसोड हुआ है, मतलब चिकन पॉक्स से सफर हुआ है बच्चा। अब आपने क्या किया है, उस बच्चे का असेसमेंट किया है, तो नर्स को पता है कि जो रेसेज होने वाले हैं, जो करेक्टरिस्टिक फीचर है चिकन पॉक्स का रेसेज, वो कहाँ पर होंगे ये नर्स को पता है, नर्स जानती है, तो वहीं आपको बताना है। देखते हैं अपनी नर्सेज ने क्या किया है। दैट इज कवर्ड विथ वेस्कुलर स्कैब्स ऑल इन द मैकुलर स्टेज। नेक्स्ट है that appears profusely on the trunk and sparsely on the extremities. Next, the first appear on the neck and spreads downward. Next, the appearance of especially on the cheeks with which gives a slapped cheek appearance. तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, ट्रंक वाले रीजन में सबसे पहले फैलता है, यानी कि दैट अपियर्स प्रोफ्यूजली। जो चिकन पॉक्स होता है उसमें जो रेसेस बनते हैं वो ट्रंक के अंदर हो गए। देन जो एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीमिटीज के अंदर भी ज्यादातर जो है देखने को मिलेंगे। तो ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज वाले एरिया में जो है रेसेस बनेंगे चिकन पॉक्स के पेशेंट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो और यहाँ पे अलग अलग जो दे रखे हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो सी ऑप्शन है, जो ए ऑप्शन है वो तो ऑलमोस्ट सभी में कंडीशन में देखने को मिलता है। जो सी ऑप्शन है अपीयर्स ऑन द नेक फर्स्ट अपीयर, यानी कि पहले जो रेसेज बनते हैं नेक एंड जो स्प्रेड है वो कहाँ पर होते हैं, डाउनवर्ड। तो ये जो कंडीशन है ये आपको रूबेला या फिर रूबियोला जिसको आप बोलते हैं, रूबियोला एंड रूबेला की कंडीशन में देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और है, स्लेप्ड चिक अपीयरेंस। ये जो रेसेज बनते हैं ये आपके बनते हैं किसमें, रेशियोला में। देखिए रेशियोला रूबेला एंड ये अलग है, ठीक है, रूबेला या रूबियोला जो भी आप बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे रेशियोला अलग है, रूबेला नहीं है, ये रेशियोला, ये अलग ही बीमारी है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको याद रखना है रेशियोला में जो है स्लैप्ड चिक अपीयरेंस रेसेस देखने को मिलते हैं। पहले नेक पे स्प्रेड होते हैं रेसेज और वो डाउनवर्ड जो है वो फैलते जाते हैं। ये कंडीशन आपकी रूबेला में देखने को मिलती है। सेकेंड आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है बी ऑप्शन वो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सही जवाब की, तो ऑलमोस्ट ने 65% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रायोरिटी नर्सिंग गोल व्हेन वर्किंग विथ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। देखिए एक बच्चा है ऑटिस्टिक है और यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका प्रायोरिटी नर्सिंग गोल क्या रहेगा। फर्स्ट है टू एस्टेब्लिश ट्रस्ट विद द चाइल्ड। नेक्स्ट है टू मेंटेन कम्युनिकेशन विथ
द फैमिली, नेक्स्ट टू प्रमोट इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल एक्टिविटीज, नेक्स्ट टू मेंटेन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, टू एस्टेब्लिश ट्रस्ट विद द चाइल्ड। बच्चे के साथ में ट्रस्ट जो है वो आपको एस्टेब्लिश करना है, ये आपका क्या रहेगा, नर्सिंग गोल रहेगा। बाकी जिन्होंने अदर ऑप्शन किया है उनका सभी का क्या है, गलत जवाब है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं, यानी कि 55% लोगों ने सही जवाब दिया है, और जो फैमिली के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये गलत बात है। बच्चे के साथ में आपको ट्रस्ट जो है वो बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चाइल्ड विथ आयरन पॉइजनिंग is given IV deferoxamine mesylate following administration. The child suffers hypotension, facial flushing and urticaria. The initial nursing intervention would be 2. देखिए एक बच्चे को आयरन पॉइजनिंग हुई है और उसको IV डेफेरोक्सामाइन जो है ये एंटीडोट आयरन की, तो ये उस बच्चे को दी जा रही है। अब देखिए यहाँ पे IV डेफ्रोक्सामाइन जब दे रहे हैं तो उस बच्चे को जो है हाइपोटेंशन हुआ है, फेशियल फ्लशिंग हो रही है एंड अर्टिकेरिया हुआ है। ये एम्स नोट्स में पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा और उसके आगे भी पूछा जाएगा, मतलब पूछते ही रहेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला एक्शन क्या रहेगा नर्सिंग ऑफिसर का, पहला ऑप्शन है डिसकंटिन्यू द आईवी, नेक्स्ट है स्टॉप द मेडिकेशन एंड बिगिन ए नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन, नेक्स्ट है टेक ऑल वाइटल साइंस एंड रिपोर्ट टू द फिजिशियन, नेक्स्ट है असेस यूरिनरी आउटपुट एंड इफ इट इज 30 ml एन हावर मेंटेन करंट ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। बहुत बार आपने एग्जाम में देखा भी है क्वेश्चन और अटेंड भी किया है, मतलब जब भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो सबसे पहला काम होता है स्टॉप द मेडिकेशन, जो मेडिकेशन चल रही है उसको स्टॉप कर दीजिए एंड नॉर्मल सेलाइन जो है वो आप इन्फ्यूज करिए। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करते हैं यहाँ पे रेस जो आंसर्स की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ने बिल्कुल सही जवाब दिया 66% लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज द नर्स असेसेस ए मेल एडोलसेंट विद क्लेमाइडिया, द नर्स डिटरमाइन दैट ए साइन ऑफ क्लेमाइडिया इज। देखिए एक नर्स जो है ऐसे बच्चे को या फिर मेल एडोलसेंट को असेस कर रही है जिसको क्लेमाइडिया हुआ है। अब आपको ये पूछना चाह रहा है कि क्लेमाइडिया का क्या साइन आपको देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है एनलार्ज पेनिस, नेक्स्ट है सेकेंडरी लिम्फ एडिनाइटिस, नेक्स्ट है एपिडिडाइमाइटिस एंड नेक्स्ट है हिपेटोमेगाली। तो यहाँ पे ये पिछली नॉर्सेट एग्जाम में रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ऑलमोस्ट लोगों ने सही जवाब दिया है, अच्छी बात है, और हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एपिडिडाइमाइटिस। यहाँ पे बात करते हैं आंसर्स की, तो ऑलमोस्ट यानी कि 59% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन टीचिंग ए मदर ऑफ ए 4-month-old with diarrhea about the importance of preventing dehydration, the nurse would inform the mother about the importance of feeding her child। और ये सवाल एम्स नॉर्सेट 4.0 जून 2023 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे एक बच्चा है जो कि 4 महीने का है और उस बच्चे को क्या हुआ है, डायरिया हुआ है। बच्चे को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, मदर को फीडिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। साथ ही साथ आप और किसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे ये आपको पूछा गया। फर्स्ट है फ्रूट जूसेज, नेक्स्ट है डाइल्यूटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक, नेक्स्ट है सोया बेस्ड एंड लैक्टोलोज फ्री फार्मूला, नेक्स्ट है रेगुलर फार्मूला मिक्स्ड विथ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो देखिए फ्रूट जूस नहीं पिलाना है, ना ही आपको डाइल्यूटेड जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है वो पिलानी है, ना ही आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वाला जैसे रेगुलर फार्मूला जो है वो आपको देने हैं। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये पिछली नॉर्सेट में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। सोया बेस्ड लैक्टोलोज फ्री फार्मूला होना चाहिए, लैक्टोलोज फ्री फार्मूला होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो लैक्टोलोज फ्री फार्मूला होगा वो क्या करेगा, स्टूल आउटपुट को रिड्यूस कर देगा, मतलब कम कर देगा। ठीक है, तो ड्यूरेशन जो है डायरिया की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ड्यूरेशन डायरिया की कम होगी मतलब बच्चा जो है डिहाइड्रेट नहीं होगा। तो ये सीधा सा सिंपल सा आपको यहाँ पे आंसर करना है। चलिए अपन बात करते हैं यहाँ पे आंसर्स की, तो ऑलमोस्ट ने सही जवाब भी दिया है, तो ऑलमोस्ट ने गलत जवाब भी दिया है। सी और डी के साथ में बहुत सारे लोग हैं, डी आपको नहीं करना है। पिछली बार भी शायद जब आपका एग्जाम हुआ होगा तो आपने गलती की होगी, तो ऐसी गलती फिर से मत करना। जो आपका सही जवाब होगा वो सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, to appropriately monitor therapy and client progresses, the nurse should be aware that increased myocardial work and oxygen demand will occur with which of the following। देखिए आपको सिंपल सा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको उस थेरेपी का नाम बताना है। पेशेंट जो है उस थेरेपी पे चल रहा है जिसमें क्या हो, मायोकार्डियल वर्क जो है वो इंक्रीज हो जाए,
मायोकार्डियल वर्क इंक्रीज हो जाए एंड ऑक्सीजन डिमांड जो है, जो कम हो रही थी, वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ऐसी वो कौन सी थेरेपी है जिसको आप मॉनिटर कर रहे हो, जिससे कि जो पेशेंट है उसमें मायोकार्डियल वर्क है वो भी इंक्रीज हो रहा है और ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ रही है। चलिए यहाँ पे कुछ थेरेपीज के नाम दे रखे हैं। पहला ऑप्शन देखिए, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक थेरेपी, नेक्स्ट नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक थेरेपी, नेक्स्ट है इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड, नेक्स्ट है आफ्टरलोड रिडक्शन थेरेपी। तो यहाँ पे आपको जो सही जवाब करना था वो करना था ऑप्शन ए, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक थेरेपी। जो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होते हैं, या फिर आप यूं कह सकते हैं जो आइनोट्रोपिक थेरेपी है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देती है और मायोकार्डियल जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको भी बढ़ा देती है। तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक थेरेपी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आपने क्या लिखा है वो देख लेते हैं। देखिए जो ए है उसके साथ में बहुत कम लोग गए हैं, यानी कि आपका जो ए है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक थेरेपी। बाकी जो सी के साथ में गए गलत जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स वुड नीड टू मॉनिटर द सीरम ग्लूकोज लेवल ऑफ ए क्लाइंट रिसीविंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन owing to its effect on glycosenolysis and insulin release। ये पिछली ही नोट सेट में पूछा गया है, तो ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया होगा। देखते हैं अभी, फिलहाल क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नर्स जो है वो मॉनिटर कर रही है क्या, सीरम ग्लूकोज लेवल। बारी बारी से क्या कर रही है, सीरम ग्लूकोज लेवल चेक कर रही है पेशेंट का। बारी बारी का मतलब ये नहीं है कि हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में ही कर रही है। मतलब उस पेशेंट को जिसको वो थेरेपी चल रही है, कौन सी वो मेडिकेशन चल रही है जिसके अंदर नर्स को क्या करना है, सीरम ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करते रहना है। कहने का मतलब ये है। वो ड्रग क्या करती है वो भी आपको दे रखा है यहाँ पे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेगी और इंसुलिन रिलीज को बढ़ा देगी। इसलिए क्या कर रहे हैं आप एज ए नर्स, ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर कर रहे हैं। तो अब आपको उस ड्रग का नाम बताना है। पहला ऑप्शन देखिए नॉरएपिनेफ्रिन, नेक्स्ट डोब्यूटामाइन, नेक्स्ट प्रोप्रेनोलोल, नेक्स्ट आपका एपिनेफ्रिन। तो ये पिछले एग्जाम में पूछा गया, तो ऑलमोस्ट ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एपिनेफ्रिन जो है वो क्या करती है, ग्लूकोजेनोलाइसिस एंड इंसुलिन रिलीज को बढ़ा देती है। इसलिए जब भी एपिनेफ्रिन किसी पेशेंट को ड्रग दी जाती है तो उस पेशेंट में सीरम ग्लूकोज लेवल जो है वो मॉनिटर करते रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करते हैं आंसर्स की। तो ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया है, ऑलमोस्ट ने तो क्या, लेकिन 42% लोगों ने सही जवाब दिया है फिर भी, और बाकी ने गलत जवाब दिया है, तो वो अपना करेक्शन जरूर कर ले। हो सकता है फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस रिक्वायर क्लोज ऑब्जर्वेशन फॉर ब्रोंकोस्पाज्म इन द क्लाइंट विथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमा। देखिए ये क्वेश्चन जो है एम्स नोट सेट में कंटिन्यूसली प्री एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज 2 बार पूछा जा चुका है और इस बार भी वापस पूछा जा सकता है। फिर भी लोगों ने गलत ही जवाब दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिए हैं। देखते हैं, फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक पेशेंट जो है सीओपीडी या फिर अस्थमा का है, जो कि मेडिसिन खा रहा है। अब वो कौन सी मेडिसिन है जिसकी वजह से पेशेंट के लिए अपन को क्या करना पड़ रहा है, क्लोज ऑब्जर्वेशन। उस ड्रग की वजह से क्या होना है, ब्रोंकोस्पाज्म जो है वो साइड इफेक्ट है उसका, और ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। इसके लिए जो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं, उस पेशेंट को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपको उस मेडिसिन का नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है वेरापामिल, नेक्स्ट है एम्यूरोन, नेक्स्ट है एपिनेफ्रिन, नेक्स्ट है प्रोप्रेनोलोल। ये 2 बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद कर लेना। जो प्रोप्रेनोलोल है, ये प्रोप्रेनोलोल जो है ये क्या करती है, ये आपका ब्रोंकोस्पाज्म में हेल्प करती है, यानी कि ब्रोंकोस्पाज्म को बढ़ा देती है। इसलिए जब भी सीओपीडी या फिर अस्थमा के पेशेंट को प्रोप्रेनोलोल दी जाती है, ये तो उस पेशेंट में ब्रोंकोस्पाज्म जो है वो अपने को क्लोजली ऑब्जर्व करते रहना है। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। 43% लोगों ने मात्र सही जवाब दिया है, और बाकी जिन्होंने भी गलत जवाब दिए हैं वो सभी करेक्शन कर ले, अच्छे से अभी याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग मेडिकेशन वेयर नोटेड ऑन रिव्यू ऑफ द क्लाइंट्स होम मेडिकेशन प्रोफाइल, विच ऑफ द मेडिकेशन वुड मोस्ट लाइकली पोटेंशिएट और एलिवेट सीरम डाइजोक्सिन लेवल। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम में पूछा गया था, रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ था नॉर्थ सेट, उसमें पूछा गया था। देखिए यहाँ पर भी
क्वेश्चन आपका फार्मेकोलॉजी का ही है। आपको उस ड्रग का नाम बताना है, उस मेडिकेशन का नाम बताना। आपने क्या किया है कि एक पेशेंट को दवाइयाँ चल रही है और आपने उसके घर पे जाके उसकी मेडिकेशन प्रोफाइल है वो आपने चेक की है, कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही है वो सारी चीज़ें आपने देखी है। देन आपको ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसी वो कौन सी मेडिकेशन आपने देखी या फिर देखने पे आपको पता चला कि ये जो ड्रग है वो क्या कर रही है, सीरम डाइजॉक्सिन लेवल को बढ़ा रही है। सीरम डाइजॉक्सिन लेवल को बढ़ा रही है तो वो कौन सी ड्रग है वो आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है केसीएल यानी पोटेशियम क्लोराइड, नेक्स्ट थायराइड एजेंट्स, नेक्स्ट क्विनिडीन, नेक्स्ट थियोफाइलिन। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। क्विनिडीन जो है वो क्या करती है, डाइजॉक्सिन लेवल को बढ़ा देती है। तो ये मेडिसिन और डाइजॉक्सिन अगर इसके साथ में चल रही है तो ये आपने क्या किया है, जब आप किसी पर्सन के घर पे जाते हैं या फिर पेशेंट ने आपको बुला लिया कि चलो यहाँ पे आओ एक बार, मेरी ये जो दवाइयाँ हैं वो देख के चले जाओ, कौन सी कब लेनी है कैसी क्या है, तो आप देखने चले गए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डाइजॉक्सिन है अगर उसके साथ में क्विनिडीन दे रहे हैं, मतलब ये डाइजॉक्सिन के लेवल को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। ऑलमोस्ट ने गलत जवाब दिया है। 37% लोगों ने ही मात्र सही जवाब दिया है, 41 तो ए के साथ में गए जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा क्विनिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, ये पिछली नॉर्सेट में पूछा जा चुका है। When inspecting a cardiovascular client, the nurse notes that he needs to sit upright to breathe. This behavior is most indicative of। देखिए जो पेशेंट है वो कार्डियोवेस्कुलर क्लाइंट है, यानी कि हार्ट का वो पेशेंट है और उसको सिट अप्राइट टू ब्रीथ करने की जरूरत पड़ रही है। तो अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है। तो पेशेंट जो है कार्डियोवेस्कुलर है और वो सिट अपराइट में जो है ब्रीथ कर रहा है, तो इसको क्या हो सकता है। आपको कार्डियोवेस्कुलर जो है डिजीज बतानी है, तो यहाँ पे वही ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पेरिकार्डाइटिस, एंजाइटी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड एंजाइना। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। परसेंटेज की बात करें तो 67% लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्डियक क्लाइंट हु एग्जिबिट्स द सिम्टम्स ऑफ डिसओरिएंटेशन, लेथार्जी एंड सीजर्स मे बी एग्जिबिटिंग ए टॉक्सिक रिएक्शन। ये भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसी कौन सी वो ड्रग ले रहा है पर्सन जो कि कार्डियक क्लाइंट है, कार्डियक क्लाइंट है और वो ड्रग ले रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, डिसओरिएंटेशन, लेथार्जी एंड सीजर्स आ रहे हैं। तो ये किस ड्रग की टॉक्सिक रिएक्शन है। चलिए ऑप्शन फर्स्ट डाइजोक्सिन, नेक्स्ट लिडोकेन, नेक्स्ट क्विनिडीन ग्लूकोनेट और सल्फेट, नेक्स्ट नाइट्रोग्लिसरीन आईवी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लिडोकेन। लिडोकेन जो है वो क्या करवाती है, लिथार्जी, डिसओरिएंटेशन एंड सीजर्स करवा सकती है, तो ये टॉक्सिक रिएक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे रिजल्ट्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ने गलत जवाब दिया है, बी ऑप्शन के साथ में मात्र 23% लोग गए हैं, तो आपको करेक्शन कर लेना है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी चेंजेस वुड बी सीन एज ए पॉजिटिव मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट रेस्पॉन्स। देखिए पॉजिटिव मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट पे जो है ईसीजी चेंजेस कैसी मिलेगी। फर्स्ट हाइपर एक्यूट टी वेव, नेक्स्ट प्रोलोंगेशन ऑफ द पीआर इंटरवल, नेक्स्ट एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, नेक्स्ट पैथोलॉजिकल क्यू वेव। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, एसटी सेगमेंट जो है वो डिप्रेशन देखने को मिलेगा। जब भी मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है तो पॉजिटिव वो कब आएगा, जब एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे परसेंटेज रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट नहीं, यानी 57% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट विद पेरिकार्डाइटिस में रिवील्स विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही अच्छा सवाल है कि पेरिकार्डाइटिस का एक पेशेंट है जिसको आप असेस कर रहे हैं, तो क्या फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट वेंट्रिकुलर गैलप एंड सबस्टर्नल चेस्ट पेन, नेक्स्ट नेरोज्ड पल्स प्रेशर एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नेक्स्ट पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब एंड पेन ऑन डीप इंस्पिरेशन, नेक्स्ट पेरिकार्डियल टेम्पोनिड एंड वाइडन पल्स प्रेशर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट है तो उसमें पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब होगा, पेन होगा जब आप डीप, जब मतलब जो पर्सन है वो डीप इंस्पायर करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं परसेंटेज रेशियो, तो ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया है 54% ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सीन इन लेफ्ट साइडेड रेदर देन राइट साइडेड हार्ट फेल्योर। देखिए क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को समझते नहीं और फिर आप इसको आंसर कर देते हो, फिर कहते हो कि ये क्वेश्चन जो है मेरा सही है, क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका गलत हो जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है उसका एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी जो है सारे के सारे किसके हैं, राइट साइडेड हार्ट फेलियर के। तो लेफ्ट साइडेड का मैंने आपको बताया था
जो भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगे वो सारे लेफ्ट में आएंगे और जो वीनस सिम्टम होंगे वो राइट में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब होगा, ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस है मैं बता देता हूँ, ए, बी और सी, ये तीनों तो आपको किसका है, मतलब राइट के हैं। डिस्निया, जॉइंडिस, ये एडिमा वगैरह, सीवीपी बढ़ रहा है ना, सारी चीज़ें, हाइपोटेंशन, हिपेटोमेगेली, ये सारे राइट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलेंगे। जो मिलेगा रेस्पिरेटरी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो आपको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में मिलेगा, यानी कि डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन एंड रिलीज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब है। चलिए डी के साथ में बहुत कम लोग गए हैं, ओनली 29% गए हैं, और ए और बी के साथ में ज़्यादा गए हैं, तो वो करेक्शन कर ले। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का और आज के इस सेशन का, देखिए क्या पूछा गया है। विच क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द क्लाइंट विथ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ये पिछली एग्जाम में एज इट इज सवाल पूछा भी जा चुका है। पेशेंट है एक हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का, तो इस पेशेंट के लिए कौन से क्लासिफिकेशन की जो ड्रग है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। पहला ऑप्शन है पॉजिटिव आइनोट्रॉप, नेक्स्ट वेजोडाइलेटर, नेक्स्ट डायूरेटिक, नेक्स्ट एंटी डिसरिथमिक। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, यानी कि ऑप्शन ए। जो भी ऑप्शन ए के साथ में गया बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑलमोस्ट लोगों ने सही जवाब दिया है। 45% लोग जो है ए के साथ में गए, और जो गलत किए हैं वो सभी करेक्शन जरूर कर ले। यहाँ पे कुछ इमेज वगैरह डाली हुई है जिसमें आपको ईसीजी की फाइंडिंग दे रखे है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। बाकी कल जो है आपको 25 से 30 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चंस की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। मैं चाहता हूं कि एग्जाम से पहले पहले बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में हेल्प करें वो मैं सारे के सारे आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।